प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर भास्कर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसका शीर्षक है गणित में आकलन की भूमिका एवं गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा से पहले इस प्रस्तुतिकरण के कुछ उद्देश्य हैं और प्रस्तुतिकरण के पश्चात आप जान पाएंगे कि आकलन से हमारा क्या तात्पर्य है, आकलन की आखिर क्या आवश्यकता है। आकलन के उद्देश्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त आकलन के विभिन्न प्रकार तथा गणित में आकलन की भूमिका पर भी हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी। गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ गणित शिक्षक हेतु आकलन की उपयोगिता के बारे में भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आकलन। प्रिय शिक्षार्थियों, आकलन को समझना एक गणित शिक्षक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक गणित शिक्षक यह जान सकता है कि विद्यार्थियों ने गणित अधिगम की प्रक्रिया के दौरान क्या सीखा है, क्या समझा है। साधारणतया गणित को एक जटिल विषय माना जाता है। गणित में अनेक संप्रत्यय, अनेक पद, अनेक संक्रियाएं आदि का उपयोग किया जाता है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित एवं त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्नों को हल करना हो, प्रमेय को सिद्ध करना हो, जिसके लिए विद्यार्थियों में गणितीय समझ का होना अत्यंत आवश्यक है। आकलन में कुछ मूलभूत बातें शामिल हैं जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम शिक्षण एवं अधिगम के उद्देश्य। आकलन की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहला पद है अधिगम के उद्देश्य। शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया के दौरान अधिगम उद्देश्यों के अनुसार शिक्षण कार्य करना एवं अंत में आकलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बिना उद्देश्यों के गणित शिक्षण का कार्य कदाचित पूर्ण नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से अधिगम अनुभव। मान लिया जाए आप ज्यामिति की कक्षा में वृत्त के बारे में अथवा आयत के परिभाषा या इससे संबंधित प्रश्नों को हल कराते हैं। निश्चित रूप से एक गणित शिक्षक होने के नाते आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न या यह उद्देश्य अवश्य होना चाहिए कि कक्षा के बाद, प्रकरण के पठन पाठन के बाद विद्यार्थियों में किन किन योग्यताओं का या किस किस ज्ञान का सृजन होगा। इसीलिए हमने इन बातों का ध्यान रखते हुए आपको यह भी निश्चित करना है कि शिक्षण अधिगम उद्देश्य एवं अधिगम के अनुभव, इनके बीच में तारतम्यता सुनिश्चित हो। इसके अतिरिक्त व्यवहार परिवर्तन। प्रिय शिक्षार्थियों, यहाँ पर व्यवहार परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामान्य व्यवहार से न होकर के कक्षा कक्ष में गणितीय व्यवहार परिवर्तन से है। अर्थात गणित में अधिगम प्रक्रिया से गुजरने के बाद, अधिगम प्रक्रिया की समाप्ति के बाद विद्यार्थियों ने गणित को कितना समझा, गणित की जटिल संक्रियाओं को, गणित की प्रणाली को कितना वे जान पाए, वे कितना गणितीय प्रक्रियाओं को समझ पाए, यह जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अधिगम में व्यवहार परिवर्तन से हमारा तात्पर्य है गणित संबंधी व्यवहार परिवर्तन, जिसकी व्याख्या हमने अभी आपके सामने प्रस्तुत करी। आकलन में इन तीनों चीज़ों का अत्यधिक महत्व है एवं एक गणित शिक्षक होने के नाते आपको यह ध्यान रखना है कि आकलन में न केवल उद्देश्यों का, न केवल अधिगम अनुभव का, वरन व्यवहार परिवर्तन को भी सुनिश्चित किया जा सके, जिसके आधार पर ही हम आकलन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं परीक्षा एवं मूल्यांकन की। साधारण बोलचाल की भाषा में परीक्षा एवं मूल्यांकन को एक समान समझा जाता है, परंतु एक गणित अध्यापक होने के नाते या गणित के बारे में चर्चा करते समय हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षा एवं मूल्यांकन में क्या मूलभूत अंतर हैं। परीक्षा से जहां हमारा तात्पर्य एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया से है जिसे हम आवश्यकता अनुसार वर्ष भर कई बार आयोजित कर सकते हैं, जैसे इकाई की समाप्ति पर या माह की समाप्ति पर या फिर 3 महीने अर्थात त्रैमासिक, अर्धवार्षिक अर्थात 6 महीने की समाप्ति पर या वर्ष के अंत पर। परंतु मूल्यांकन औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही प्रक्रियाओं का समागम है, जिसके अंतर्गत हम आवश्यकता अनुसार औपचारिक संक्रियाओं का या अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन आयोजित कर सकते हैं। इसीलिए मूल्यांकन को एक व्यापक प्रक्रिया माना जाता है। मूल्यांकन परीक्षा से कई मायनों में भिन्न है। यह व्यापक है क्योंकि मूल्यांकन के भीतर हम औपचारिक एवं अनौपचारिक पहलू, जिसे हम कभी कभी शैक्षणिक
या गैर शैक्षणिक के नाम से भी जानते हैं को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा कक्षा कक्ष के भीतर एवं कक्षा कक्ष के बाहर दोनों ही जगह पर मूल्यांकन संबंधी कार्य, मूल्यांकन संबंधी प्रक्रियाएं आयोजित की जाती हैं। कि परीक्षा में हम जहां मुख्यतः संज्ञानात्मक पहलुओं पर बातचीत करते हैं या संज्ञानात्मक पहलुओं से संबंधित तथ्यों का, जानकारियों का परीक्षण करते हैं, वहीं मूल्यांकन में संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक पहलुओं को भी ध्यान में लिया जाता है। इसी प्रकार से जहां एक और परीक्षण या परीक्षा मुख्यतः विषय वस्तु कंटेंट बेस्ड है, विषय वस्तु पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर मूल्यांकन मुख्यतः एक उद्देश्य आधारित प्रक्रिया मानी गई है। प्रिय शिक्षार्थियों, गणित शिक्षण के बाद, गणित शिक्षण की प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद गणित में परीक्षा एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया को आपके लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत तालिका में दिए गए अंतर के माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि परीक्षा एवं मूल्यांकन शब्द जो सामान्य बोलचाल की भाषा में एक समान प्रतीत होते हैं के बीच में क्या अंतर है। आइए हम आंकलन के कुछ उद्देश्यों को पहचानने का प्रयास करते हैं। आंकलन, जैसा कि हमने चर्चा करी, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतिम उद्देश्य के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होती है कि कुछ व्यापक उद्देश्य हैं, जिसमें से पहला उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग। अभिन्न अंग इस मायने में कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में आंकलन के बिना हम यह कदाचित नहीं जान सकते हैं कि गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय में विद्यार्थियों के द्वारा क्या जानकारी, क्या ज्ञान प्राप्त किया गया है अथवा नहीं किया गया है, और अगर किया गया है तो उसका स्तर कैसा है। इसी प्रकार से अधिगम की प्रकृति एवं उसके स्वरूप का निरीक्षण भी आंकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साक्षरता का भी आंकलन एक आधारभूत पहलू है। आंकलन के द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षार्थी साक्षरता के किस पहलू में किस स्तर तक पहुंच पाए हैं। इसी प्रकार से अधिगम प्रक्रिया के प्रभाव को पहचानने के लिए भी आंकलन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। या दूसरे शब्दों में यह कहें कि आंकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिगम प्रक्रिया के प्रभाव को पहचानना। इस प्रभाव की पहचान करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे अध्यापक को, गणित के शिक्षक को यह जानकारी मिल सके कि अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से सही दिशा में प्रगतिमान है। एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य जो आंकलन के अंदर सम्मिलित है वह है नैदानिक एवं उपचारात्मक पहलू। नैदानिक एवं उपचारात्मक पहलू से हमारा तात्पर्य है गणित जैसे जटिल समझे जाने वाले विषय में जब हम बात करते हैं अंकगणित, बीजगणित या किसी और पहलू की या ज्ञान के किसी और क्षेत्र की, तो यह जानना कि विद्यार्थियों को किस प्रकरण या किस उप प्रकरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बिना निदान के उपचार प्रदान करना कदाचित गणित शिक्षक के लिए संभव नहीं है। अतः आंकलन हमें मदद करता है, आंकलन हमें सूचना देता है, आंकलन हमें यह सोचने का सामर्थ्य प्रदान करता है कि गणित में कहाँ पर निदान एवं तत्संबंधी उपचार की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दक्षता आधारित अधिगम व आंकलन हेतु जोर प्रदान करती है। दक्षता आधारित अधिगम से हमारा तात्पर्य है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग या दक्षता आधारित शिक्षा, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन भी कह सकते हैं। दक्षता आधारित अधिगम गणित में इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हमारे विद्यार्थी गणित में अनेकों संक्रियाओं, अनेकों अवधारणाओं को समझकर उनका दैनंदिन जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उसका उपयोग सफलतापूर्वक कर सकें। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कर के सीखने को भी बढ़ावा प्रदान करती है। गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय में कर के सीखने को हमें आधुनिक शिक्षण विधियों में भी अपनाना होगा, जिससे हमारे विद्यार्थी आने वाले दशक में इस विशेष दक्षता में सफल हो सके। उच्च स्तरीय दक्षता जैसे गणितीय विश्लेषण, तार्किक चिंतन का उपयोग एवं अवधारणात्मक स्पष्टता, यह भी गणित को सही तरीके से समझने के कुछ मूलभूत घटक हैं, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बार बार रेखांकित किया गया है। गणित एवं कंप्यूटेशनल सोच, इसके अलावा गणितीय सोच का विकास तथा संवर्धन, यह भी कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसके बारे में NEP 2020 पर व्यापक चर्चा की गई है। साथ ही साथ गणितीय सोच को आनंददायी बनाना एवं आकर्षक बनाना, यह भी एक मूलभूत एवं महत्वपूर्ण पहलू है
जहां पर एक गणित शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। प्रिय शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसके परिणाम आने वाले समय में हम सबके सामने परिलक्षित होंगे को जानना एवं गणितीय परिप्रेक्ष्य में इसका उपयोग करना, या यूं कहें कि इसकी अनुशंसाओं को गणितीय कक्ष में प्रभावशाली तरीके से अपनाना व इसी के अनुरूप गणितीय अधिगम में आवश्यक सुधार लाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा हम अच्छे गणित के शिक्षक भविष्य में तैयार कर सकें। एक बार पुनः हम आंकलन पर चर्चा करेंगे। प्रस्तुत चित्र में आप आंकलन को कुछ हिस्सों में विभाजित देख सकते हैं, जहां एक ओर औपचारिक क्रियाकलाप शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर अनौपचारिक क्रियाकलाप को भी इसमें शामिल किया गया है। गणित शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक क्रियाकलाप से हमारा क्या तात्पर्य है एवं आंकलन में इसकी क्या भूमिका है, आइए इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हमारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि गणित में आंकलन की क्या भूमिका है। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, गणित को साधारण जनमानस के द्वारा एक अत्यंत जटिल एवं कठिन विषय माना जाता है, और जब हम आंकलन की बात करें और वो भी गणित जैसे विषय में, तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कैसे इसे आसान बनाने का प्रयास करें। इसे जानने के लिए गणित में आंकलन की भूमिका को रेखांकित करना और समझना अत्यंत आवश्यक है। गणित में आंकलन एक ऐसा साधन है जिससे हमें कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर एक गणित शिक्षक अपने शिक्षण को एवं विद्यार्थियों के बीच अधिगम को ज़्यादा प्रभावशाली रूप से तैयार कर सकता है। आंकलन के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि हमारे विद्यार्थी क्या जानते हैं। इसके अतिरिक्त एक गणित शिक्षक को यह भी जानकारी मिलती है कि विद्यार्थी क्या नहीं जानते हैं। अवधारणाओं, संक्रियाओं एवं गणितीय समझ की व्याख्या करते समय यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थियों के जानने एवं तात्कालिक न जानने के बीच में क्या विभेद है, क्या अंतर है। इसी सूचना के आधार पर गणित का शिक्षक अपनी आगामी शिक्षण विधियों या प्रविधियों के चयन में तथा कई बार आईसीटी के उपयोग में, या यूं कहें कि पाठ्य योजना तैयार करते समय आवश्यक सुधार कर सकता है। साथ ही साथ अधिगम के दौरान एवं इसके पश्चात आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी आंकलन के द्वारा सही एवं सटीक जानकारी मिलती है। कल्पना कीजिए आपके द्वारा अंकगणित में किसी प्रकरण को विद्यार्थियों के बीच में रखा गया, या ज्यामिति अथवा त्रिकोणमिति पढ़ाते समय कोण के बारे में या विभिन्न प्रकार के कोण या उनकी विशेषताओं के बारे में विद्यार्थियों के साथ चर्चा की गई। यह आवश्यक नहीं है कि विद्यार्थियों के द्वारा अवधारणाओं को समझने में अक्षमता या कमी अधिगम के दौरान ही प्रदर्शित की जाए। कई बार यह देखने में आया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद भी विद्यार्थियों को अवधारणाओं को समझने में एवं उन्हें स्पष्ट रूप से बाद में उपयोग में लाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस हेतु आंकलन एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या यूं कहें आंकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम के दौरान व इसके पश्चात भी कठिनाइयों के पहचानने एवं उसके निराकरण में एक गणित शिक्षक को अत्यधिक मदद मिलती है। जैसा कि हमने चर्चा करी, कठिनाइयों को पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कठिनाइयों से हमारा तात्पर्य है गणित अधिगम के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ, चाहे वो ज्यामिति में, चाहे वह किसी प्रश्न को हल करना हो या किसी ज्यामितीय प्रमेय को सिद्ध करना, चाहे वो बीजगणित में किसी सूत्र को याद रखना हो या त्रिकोणमिति में कोणों से संबंधित अनुपातों के बारे में जानकारी जुटाना। कठिनाइयों की पहचान ही उसके निराकरण या निवारण के लिए नए द्वार खोलती है। अतः आंकलन की भूमिका को एक गणित शिक्षक के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए चर्चा करते हैं आंकलन के महत्व एवं इसकी व्यापकता की। आंकलन के महत्व के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। हमें इसकी व्यापकता को समझने के लिए एक बार पुनः यह जानना होगा कि आंकलन किस प्रकार से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के साथ साथ अन्य हितधारकों को भी प्रभावित करता है। इसमें पहला बिंदु है शिक्षकों हेतु। शिक्षकों हेतु आंकलन का महत्व एवं व्यापकता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि आंकलन के बिना शिक्षकों को विद्यार्थियों की गणित के क्षेत्र में प्रगति के बारे में सही सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है। और अगर कल्पना कीजिए
शिक्षकों को विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति से संबंधित सही सूचनाएं समयबद्ध तरीके से प्राप्त ना हो तो उसका गणित शिक्षण एवं अधिगम पर कितना अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए गणित में आंकलन का महत्व इस बात से पहचाना जा सकता है कि विद्यार्थी स्वयं अपनी अधिगम की प्रगति एवं समय समय पर आने वाली कठिनाइयों के बारे में जान सकते हैं कि गणित में उन्हें और कितने प्रयास करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के द्वारा आंकलन के महत्व को समझने के लिए हमने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी ओर अभिभावकों एवं नीति निर्धारकों के लिए भी आंकलन का अपना एक विशेष महत्व है। वर्तमान समय में अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की प्रगति को लगातार जांचना एवं उसमें रुचि लेना सामान्यतया देखने में आया है। इसी कारण से अभिभावकों को भी आंकलन की जानकारी होना या आंकलन के उद्देश्यों के बारे में कुछ मूलभूत जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि वे कक्ष के बाहर अर्थात घर पर या अगर विद्यार्थी विद्यालय के बाहर रोजमर्रा के जीवन में या दैनंदिन उपयोग में गणित के प्रति कोई विशेष योग्यता या विशेष अभिरुचि प्रकट करता है तो वो उसके बारे में शिक्षक को सूचित कर सकें। इसी प्रकार से नीति निर्धारकों के लिए भी गणित में आंकलन को जानना या गणित में आंकलन के महत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि आंकलन की नई प्रविधियों को तैयार किया जा सके तथा आंकलन संबंधी त्रुटियों को दूर किया जा सके। आइए अब हम चर्चा करते हैं अधिगम के विभिन्न प्रारूपों की, जिसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें शामिल हैं। प्रथम है अधिगम हेतु आंकलन, द्वितीय है अधिगम के रूप में आंकलन एवं तीसरा है अधिगम का आंकलन। गणितीय आंकलन में इन तीनों प्रक्रियाओं को एवं इनके मध्य विभेदीकरण अत्यंत आवश्यक है। हम एक एक करके इन सब के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला है अधिगम हेतु आंकलन। अधिगम हेतु आंकलन अधिगम प्रक्रिया के दौरान सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है, जिसमें सूचनाओं का उपयोग शिक्षक के द्वारा अपनी शिक्षण रणनीतियों में सुधार करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आपके द्वारा किसी विशिष्ट विधि या प्रविधि का उपयोग अंकगणित में किसी प्रकरण को पढ़ाने के लिए किया जाता है। अधिगम हेतु आंकलन आपको यह सूचना प्रदान करता है, आपके लिए इस मायने में मददगार साबित होता है कि आप अधिगम प्रक्रिया के दौरान क्या सूचनाएं प्राप्त करते हैं। मान लिया जाए आपके विद्यार्थी आपके द्वारा चुनी गई विधि या प्रविधि के अनुसार गणित अधिगम में अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपको शिक्षण रणनीति में व्यापक सुधार की आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी ओर गणित में किसी अन्य प्रकरण का अध्यापन करते समय यदि आपके द्वारा उपयोग में लाई गई विधि में आप उपयुक्त बदलाव करना चाहते हैं तो अधिगम हेतु आंकलन आपके लिए प्रभावशाली सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अधिगम विधियों में बदलाव अथवा सुधार हेतु भी यह अत्यंत उपयोगी है एवं निरीक्षण हेतु कि विद्यार्थियों की अधिगम में प्रगति का क्या स्तर है तथा प्रगति का विश्लेषण करने हेतु विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से सही दिशा में प्रगतिमान है अथवा नहीं, इसकी जानकारी अधिगम हेतु आंकलन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। साथ ही साथ प्रक्रिया संबंधी निर्देश प्रदान करने के लिए एवं विद्यार्थियों से फीडबैक लेने के लिए सहायक प्रतिपुष्टि के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक मानी गई है। अधिगम हेतु आंकलन को हम कई बार सीखने के लिए आंकलन के रूप में भी जानते हैं। यह एक बहुसाक्ष्य आधारित प्रक्रिया है जिसे हम मल्टी एविडेंस बेस्ड प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर बहुसाक्ष्य से हमारा तात्पर्य यह है कि गणित अधिगम के दौरान एक गणित शिक्षक के द्वारा कई ऐसी साक्ष्यों को जुटाया जाए जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि सीखने के लिए आंकलन किस स्तर तक सफल हुआ है अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि सीखने की प्रगति में समग्र रूप से आंकलन हेतु हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ यह प्रक्रिया व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जिसमें हम विशिष्ट विद्यार्थियों या हमारी कक्ष में मौजूद औसत विद्यार्थियों या औसत से कम अथवा औसत से ज़्यादा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति भी यह प्रक्रिया संवेदनशील मानी जाती है। पूर्व में की गई चर्चा से यहाँ तक आप समझ पाए होंगे कि
सीखने की प्रगति में परिवर्तनों को जानने व समझने में भी सीखने के लिए आकलन कई मायने में एक गणित शिक्षक के लिए उपयोगी साबित होता है। साथ ही साथ सीखने में रह गई कमियों के बारे में भी यह चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि अधिगम हेतु आकलन या सीखने के लिए आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई मायने में मददगार साबित होती है। आइए अब चर्चा करते हैं अधिगम के रूप में आकलन की। जहां एक और सीखने के लिए आकलन या अधिगम हेतु आकलन आपने यह जाना कि किस प्रकार से शिक्षण विधियों में आवश्यक बदलाव हेतु सूचना प्राप्त की जाती है, वहीं दूसरी ओर अधिगम के रूप में आकलन से हमारा तात्पर्य है विद्यार्थियों के गणित सीखने के विषय में जानकारी की उपलब्धता, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जानकारी का आवश्यक समायोजन किया जाता है। इस समायोजन के फलस्वरूप गणित शिक्षण को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उद्देश्यों का निर्धारण तथा निरीक्षण एवं परिणामों पर व्यापक रूप से चर्चा की जाती है। अधिगम के रूप में आकलन से हमारा सीधा तात्पर्य यह है कि हम अधिगम के रूप में आकलन को रेखांकित कर सकें, जिससे हमारे विद्यार्थियों में सीखने के कौशलों का निर्माण हो, साथ ही साथ ज्ञान के संसाधनों को पहचानने में भी विद्यार्थियों को मदद मिल सके। निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी सेल्फ लर्निंग या स्व अधिगम हेतु अधिक उत्तरदायी होते हैं तथा विद्यार्थियों का सहयोग एवं सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की जा सकती है। इस मायने में यह प्रक्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण समझी जाती है। अब हम बात करते हैं अधिगम का आकलन के बारे में, जो एक समीक्षात्मक प्रक्रिया है। समीक्षात्मक से हमारा तात्पर्य है प्रक्रिया की समीक्षा करना, जिसे हम कई बार इकाई के अंत में या विषय वस्तु की समाप्ति पर इसका आयोजन करते हैं। इसमें अंकन के उद्देश्यों हेतु उपलब्धि का मापन किया जाता है, जिस हेतु कई बार गणित में उपलब्धि परीक्षण का भी उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिसका उपयोग गणित शिक्षक के द्वारा, गणित अध्यापक के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। यह भी एक बहुसाक्षी आधारित आंकलन प्रक्रिया है तथा विद्यार्थियों के लिए कई मायने में यह उपयोगी है, जिसमें अनावश्यक रूप से विद्यार्थियों की लेबलिंग, विद्यार्थियों का विवरण कि किसी एक विद्यार्थी को अन्य की अपेक्षा अधिक जानकारी है अथवा कम जानकारी है, या यूँ कहें कि विद्यार्थी X विद्यार्थी Y से ज़्यादा अच्छा है या ज़्यादा गणित की जानकारी रखता है। इस प्रकार की अनावश्यक लेबलिंग से तथा तुलना से एवं दबाव से यह प्रक्रिया विद्यार्थियों को दूर करती है। साथ ही साथ समस्त हितधारकों के लिए, जिसमें शिक्षार्थी एवं अध्यापक के साथ साथ अभिभावक एवं नीति निर्धारक भी शामिल हैं, के साथ भी प्रगति को साझा किया जा सकता है। आइए अब हम प्रस्तुतिकरण के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में चर्चा करते हैं। चर्चा से पहले संबंधित विषय की कुछ मूलभूत जानकारियों से आपका अवगत होना अत्यंत आवश्यक है, जिसमें आपको यह समझना होगा कि सतत एवं व्यापक का वास्तविक अर्थ क्या है। साथ ही साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता को भी आप समझ पाएंगे तथा व्यवहारवाद से रचनावादी उपागम की ओर, दृष्टिकोण से रचनावादी उपागम की ओर स्थानांतरण को भी आप व्यापक रूप से समझ पाएंगे। या अन्य शब्दों में कहें कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच से कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ कैसे यह मूल्यांकन प्रणाली आगे बढ़ती है, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा निष्क्रियता को छोड़कर सतत एवं सक्रिय भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ज्ञान की रचना तथा गणित सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, इस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से हमारा अर्थ है मूल्यांकन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात एकीकृत रूप से हम विद्यार्थी की प्रगति को रेखांकित कर सकें। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया से हमारा तात्पर्य है
शिक्षण अधिगम के दौरान निरंतर, लगातार, सतत रूप से विद्यार्थियों के विकास की समग्र जानकारी। शिक्षार्थियों, यहाँ पर समग्र शब्द को व्यापक रूप से समझना अत्यंत आवश्यक है। समग्र शब्द से हमारा तात्पर्य न केवल शैक्षणिक अर्थात गणितीय प्रगति से है, वरन गणित के साथ साथ अन्य पहलुओं को भी उसमें शामिल करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सतत मूल्यांकन की। सतत मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है विभिन्न उपकरणों का उपयोग कर हमारे विद्यार्थियों से संबंधित अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जानकारी को एकत्रित करना, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उन सूचनाओं के आधार पर, मूल्यांकन की इस प्रणाली के आधार पर हम अपने विद्यार्थियों का समग्र रूप से मूल्यांकन कर एक रिपोर्ट तैयार कर सकें। साथ ही साथ शिक्षण एवं अधिगम के दौरान लगातार प्राप्त हुई जानकारी का विश्लेषण कर हम विद्यार्थियों की मदद कर सकें। उदाहरण के लिए गणित शिक्षण में न केवल कक्षा कक्ष के भीतर अंकगणित या ज्यामिति को जानना आवश्यक है, वरन दैनंदिन जीवन में विभिन्न कौशलों के उपयोग में भी इनका बड़ा महत्व है। यहाँ पर सतत मूल्यांकन के अंदर विभिन्न प्रकार की जानकारी से हमारा तात्पर्य है अलग अलग प्रकार से विद्यार्थियों से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करना। साथ ही साथ विद्यार्थियों को अधिगम में आने वाली परेशानियों या कठिनाइयों की पहचान करना तथा आवश्यकता अनुसार उन सबका निराकरण करना। इस प्रकार से हम यह समझ पाते हैं कि सतत मूल्यांकन जहां एक और मूल्यांकन हेतु निरंतर चलने वाली एक सकारात्मक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी ओर यह मूल्यांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम लगातार अपने विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में सही एवं सटीक जानकारी जुटा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापक मूल्यांकन, जैसा कि शब्द व्यापक से ही स्पष्ट है, विद्यार्थियों के विकास को समग्र रूप से देखना। समग्रता से हमारा तात्पर्य शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों ही पहलुओं से है, जिसके अंदर कई अन्य चीजें भी शामिल हैं, जिस पर हम आगे आने वाले भाग में चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वे कौन से पहलू हैं जिस पर एक गणित शिक्षक को व्यापक मूल्यांकन में शामिल होते समय विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसमें से कुछ उदाहरण स्वरूप हैं संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं मनोसामाजिक। शिक्षार्थियों, आप इस तथ्य से भली भांति परिचित हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है एवं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ ही हम गणित जैसे जटिल विषय को आसानी से या आसान बनाकर समझ सकते हैं। अतः अगर हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के भीतर विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन की बात करें, आइए हम प्रस्तुत चित्र के माध्यम से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार एवं उपयोग की जाने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में रचनात्मक अर्थात फॉर्मेटिव और योगात्मक मूल्यांकन अर्थात समेटिव इवैल्यूएशन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। रचनात्मक मूल्यांकन में जहां हम एक ओर मौखिक प्रश्न अथवा समूह कार्य या संवाद कौशल तथा परियोजना कार्य आदि तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं दूसरी ओर योगात्मक मूल्यांकन में हम अधिकाधिक रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समावेश करते हैं। रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में भले ही कई अंतर हों, परंतु मूल्यांकन करते समय और विशेष रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इन दोनों ही प्रविधियों का अपना विशेष महत्व है। जैसा कि हमने जाना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के भीतर हमें विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन अर्थात शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक दोनों ही पहलुओं का मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम पहले चर्चा करते हैं शैक्षणिक पहलुओं के बारे में, जिसे हम सामान्यतया पाठ्यक्रम आधारित मूल्यांकन भी कह सकते हैं। आप यह जानते हैं कि गणित के भीतर मुख्य रूप से विद्यालयी शिक्षा में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति एवं त्रिकोणमिति का समावेश किया गया है। अर्थात मूल्यांकन यदि गणित के इन सभी क्षेत्रों पर आधारित है तो उसे हम पाठ्यक्रम आधारित या शैक्षणिक मूल्यांकन कह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सह शैक्षणिक पहलुओं से हमारा तात्पर्य है विद्यार्थी की रुचियां। गणित के क्षेत्र में विद्यार्थियों की क्या रुचियां हैं? गणित में क्या विद्यार्थी के द्वारा रुचि बीजगणित में प्रदर्शित की गई अथवा त्रिकोणमिति से संबंधित समस्याओं के
निराकरण में उसके द्वारा रुचि प्रदर्शित की गई है। इसी प्रकार से स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, अभिवृत्ति एवं मूल्य। यहाँ पर अभिवृत्ति एवं मूल्य से हमारा तात्पर्य गणितीय अभिवृत्ति एवं गणितीय मूल्य से भी हो सकता है। साथ ही साथ अन्य गतिविधियां जैसे किसी गणितीय क्लब में सहभागिता या किसी गणितीय प्रयोगशाला में कार्य करना आदि भी सह शैक्षणिक पहलुओं में से एक है। साथ ही साथ जीवन कौशल अर्थात लाइफ स्किल्स, सामाजिक कौशल सोशल स्किल्स तथा संवेगात्मक कौशल अर्थात किस परिस्थिति में किस प्रकार से कार्य करना है, जिसे हम इमोशनल स्किल भी कहते हैं, यह भी सह शैक्षणिक पहलुओं के अंदर एक महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही साथ दृश्य एवं प्रदर्शन कला, जिसमें गणितीय ज्ञान का कहीं ना कहीं समावेश है, भी सह शैक्षणिक घटकों में से एक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं योगात्मक एवं रचनात्मक मूल्यांकन के बीच में विभेद की। जहां एक और योगात्मक मूल्यांकन में हम विषय वस्तु पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तथा पाठ्यक्रम के मध्य अथवा अंत में योगात्मक मूल्यांकन की योजना बनाते हैं, वहीं रचनात्मक मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य है समय समय पर आवश्यकता अनुसार किया जाने वाला मूल्यांकन। आसान शब्दों में हम कहें तो योगात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है किसी भी इकाई या पाठ्यक्रम के एक विशेष हिस्से की समाप्ति पर। वहीं रचनात्मक से हमारा तात्पर्य है कि हम आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सकते हैं। योगात्मक मूल्यांकन जहां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, वहीं अनुदेशन शिक्षण अनुदेशन में सुधार हेतु रचनात्मक मूल्यांकन का अपना विशेष महत्व है। योगात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के वर्गीकरण, जिसे हम विद्यार्थियों की लेबलिंग या विद्यार्थियों के बीच विभेदीकरण के रूप में जानते हैं तथा उनकी प्रोन्नति से आधारित है। वहीं रचनात्मक मूल्यांकन विद्यार्थियों के मजबूत एवं कमजोर पक्षों पर पूरी तरह से केंद्रित है। योगात्मक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह मात्रात्मक प्रकृति अर्थात अंकों पर विशेष रूप से बल देता है। उदाहरण के लिए किसी विद्यार्थी द्वारा कितने प्रतिशत अंक अर्जित किए गए। वहीं रचनात्मक मूल्यांकन को विकासात्मक एवं गुणात्मक श्रेणीबद्ध किया जाता है। शिक्षार्थियों, आइए परीक्षा तथा परीक्षा सुधार से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल्यांकन में विद्यार्थियों को तनाव कम करना परीक्षा सुधार का एक अहम एवं आवश्यक पहलू है। ज़्यादातर यह देखने में आता है कि परीक्षा काल में या मूल्यांकन के समय विद्यार्थियों में अनावश्यक रूप से तनाव बढ़ता है, जिसके नकारात्मक परिणाम हमें देखने व सुनने को मिलते हैं। परंतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थियों के बीच तनाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। साथ ही साथ मूल्यांकन के वास्तविक अर्थ अर्थात सतत एवं व्यापक दोनों ही पहलुओं को साथ साथ लेके चलना भी इसका एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके अलावा सृजनात्मक शिक्षण हेतु यह शिक्षक को अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के लिए एक गणित शिक्षक होने के नाते न केवल आपके लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि आप अपने विद्यार्थियों को गणितीय ज्ञान या विषय वस्तु के ज्ञान में पारंगत बनाएं, वरन गणितीय उपयोग एवं अनुप्रयोग हेतु भी उन्हें तैयार करें, जिससे वे अपने सामान्य जीवन में भी गणित का समय समय पर उचित उपयोग कर सकें तथा अपनी दैनंदिन समस्याओं का समाधान कर सकें। इस हेतु भी गणित शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को तैयार करना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिगम की प्रक्रिया को भी सतत एवं व्यापक बनाने में मददगार साबित होता है। साथ ही साथ उपचार हेतु भी यह अवसर प्रदान करता है, जिसमें विद्यार्थियों को गणित में किसी अवधारणा, किसी संप्रत्यय समझने में आने वाली कठिनाइयों के पहचानने तथा उसके निराकरण हेतु भी यह अवसर प्रदान करता है। एवं कौशल युक्त विद्यार्थियों के सृजन हेतु भी परीक्षाओं में सुधार व्यापक रूप से अपेक्षित है, जिससे हम न केवल विद्यार्थियों की लेबलिंग या विद्यार्थियों को श्रेणीवार बांटना, विद्यार्थियों को श्रेणीवार विभाजित करें, वरन यह जान सकें वास्तव में हमारे विद्यार्थी कितना क्षमता आधारित ज्ञान कॉम्पिटेंसी बेस्ड नॉलेज प्राप्त कर पाए हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रस्तुतिकरण में हमने आकलन तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर विस्तार से चर्चा करी एवं अब उचित समय है जहां पर आपके विचारार्थ
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु प्रस्तुत किए जाएं। आप आवश्यक रूप से विचार करें कि आकलन एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का वास्तव में क्या महत्व है। क्या ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा भिन्न हैं? इसी प्रकार वैयक्तिक विभिन्नताओं को लेकर गणित में आकलन हेतु आप किस प्रकार से योजनाएं तैयार कर सकते हैं, इस पर भी आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। गणित शिक्षण में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामितीय एवं त्रिकोणमिति से संबंधित कई अवयवों एवं अवधारणाओं के बारे में आप अपने विद्यार्थियों से चर्चा परिचर्चा अवश्य करेंगे। आपको यह अवश्य विचार करना चाहिए कि गणित के इन समस्त प्रकरणों एवं उप प्रकरणों में समान रूप से आकलन किया जाए अथवा इसमें कुछ विभिन्नताएं भी हो सकती हैं। साथ ही साथ वर्तमान आकलन की प्रचलित विधियों में क्या गुण हैं तथा क्या दोष हैं, इस पर भी आपको एक गणित शिक्षक के रूप में विचार करना आवश्यक है। अंत में गणित शिक्षक एवं आकलन संबंधी समस्त नवीनतम ज्ञान हेतु भी आपको प्रयासरत रहना चाहिए, ताकि जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में आप बेहतर एवं प्रभावशाली तरीके से अपने शिक्षार्थियों का उचित मूल्यांकन कर सकें, उचित आकलन कर उन्हें गणित में श्रेष्ठता प्रदान करने हेतु उचित अवसर प्रदान कर सकें। धन्यवाद।